हेलो स्टूडेंट्स, आज के वीडियो में आपका स्वागत है। मैं डॉक्टर अलका गोयल, प्रोफेसर पॉलिटिकल साइंस, राजस्थान गवर्नमेंट। स्टूडेंट, आज मैं आपको लेकर आई हूँ भारत में संघात्मक शासन व्यवस्था का पार्ट 5। आशा है आपने मेरे पिछले चारों वीडियोस देखे होंगे और आपको भारत में संघात्मक व्यवस्था का क्या क्या स्वरूप है उसकी जानकारी निश्चित रूप से हो गई होगी। आपकी जो भी क्वेरीज हैं वो आज मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा और मेरे वीडियोस को आप पूरा देखिए। स्टूडेंट, प्रतियोगी परीक्षा, भारत की राजनीतिक व्यवस्था से संबंधित कोई भी प्रतियोगी परीक्षा है, इन बिंदुओं से संबंधित ये जो चैप्टर्स मैं आपको पढ़ा रही हूँ, यदि इनमें से कोई भी क्वेश्चन आपके लिए आता है तो निश्चित रूप से आपका, यदि आप अच्छी तरह से वीडियो को सुनते हैं, समझते हैं, तो आपका कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं हो सकता। और आज हम पढ़ रहे हैं संघीय व्यवस्था में आने वाली चुनौतियां और सुझाव, यानी भारत की संघीय व्यवस्था के समक्ष क्या क्या चुनौतियां आ रही हैं वो हम पढ़ते हैं। आप वीडियो को अंत तक देखिएगा और जो भी क्वेरीज हो वो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। कई निकायों का अप्रभावी कार्यकारण, यानी काफ़ी सारी निकाय जो हमारे यहाँ बने हैं, जैसे मैंने पिछले वीडियोस में आपको अंतर्राज्यीय परिषद, योजना आयोग, वित्त आयोग, मुख्यमंत्री सम्मेलन, राष्ट्र, मतलब कई सारी बातें आपको बताई हैं मैंने। तो ये जो निकाय बने हुए हैं ये कुछ प्रभावी काम करते हैं, कुछ नहीं कर रहे हैं। जैसे वित्त आयोग अपना काम अच्छे से करता है, योजना आयोग के काम थोड़ा विवादास्पद रहा और इस वजह से योजना आयोग को समाप्त कर दिया गया और उसके स्थान पर नीति आयोग की स्थापना की गई। और जो अंतर्राज्यीय परिषद है उसकी बैठक भी ज़्यादा नहीं हुई है और राष्ट्रीय जो विकास परिषद है उसकी कोई बैठक नहीं हुई है या बैठकें बहुत कम होती हैं। तो ऐसी स्थिति में क्या है कि जो समस्याएं हैं केंद्र और राज्यों की, उनका निपटारा नहीं हो पाता और सहकारी जो भावना है, जो सहयोगी भावना है, सहकारी संघवाद की भावना है, वो कहीं बाधित होती है। दूसरा कारण है स्टूडेंट, जो कर व्यवस्था है उसकी समस्या दोषपूर्ण। देखिए, जो जीएसटी लगा है, वस्तु एवं सेवा कर, तो ऐसा राज्यों ने आरोप लगाया है कि उनकी स्वायत्तता का हरण कर लिया गया है और अप्रत्यक्ष रूप से इस कर व्यवस्था ने उनकी संघात्मकता को छीन करके देश को एकात्मक बना दिया है। और विशेषकर जो कोविड काल आया था उस समय इस प्रकार की बात आई थी कि महामारी काल में और राज्य जो है उनकी स्वायत्तता का उल्लंघन हुआ है और राज्यों को उनका जो बकाया का भुगतान है वो नहीं हुआ है और आर्थिक व्यवस्था थोड़ी चरमरा गई है। और जीएसटी को लेकर के कई बार राज्य अपना जो आपत्ति है वो दर्ज करवाते रहते हैं। तो कर व्यवस्था को लेकर भी एक समस्या बनी हुई है कि केंद्र कौन से कर लगाए और राज्य कौन से कर लगाए, या फिर जीएसटी की व्यवस्था सही तरीके से किस प्रकार से हो। हालांकि केंद्र ने काफी अच्छी व्यवस्था कर रखी है, लेकिन राज्य अपने अनुसार इसमें परिवर्तन करवाना चाहते हैं। इसके अलावा राज्य सूची के जो विषय हैं स्टूडेंट, यहाँ पर भी राज्य की स्वायत्तता का अतिक्रमण कई बार देखने को मिला है। मैंने आपको पिछले वीडियोस में बताया है कि राज्य सूची के कुछ विषयों पर केंद्र कानून बना सकता है और इसका काफी प्रयोग भी किया गया है। जैसे कि अनुच्छेद 370 को जम्मू कश्मीर के मतलब जम्मू कश्मीर का जो व्यवस्थाएं थी तो इसको हटा दिया गया 370 को, और ये आरोप लगा कि जम्मू कश्मीर का जो विधानमंडल है उससे परामर्श नहीं किया गया। ठीक है, इसी प्रकार से जो अभी कृषि कानून लागू हुए तो वह भी काफी विवादास्पद रहे। कृषि कानून की कृषि जो है वो राज्य सूची का विषय है और इसके अधिकार क्षेत्र से परे जाकर के इस कानून को राज्यों पर लागू कर दिया गया। इसके अलावा अभी नई शिक्षा नीति एनईपी जो है 2020, उसमें भी राज्य आरोप लगा रहे हैं कि संघीय प्रकृति का उल्लंघन हुआ है और राज्यों ने राज्यों पर जबरदस्ती ये जो नीति है, नई शिक्षा नीति है, लागू की जा रही है। हालांकि देखिए स्टूडेंट्स, क्योंकि मैं भी शिक्षाविद हूँ और मैं आपको बता दूं कि
केंद्र जो ये शिक्षा नीति लागू कर रहा है इसके बहुत बृहद उद्देश्य हैं, बहुत आगामी उद्देश्य हैं, जिससे देश में शिक्षा का स्तर उच्च रहे, सांस्कृतिक एकता बनी रहे और विद्यार्थियों को किसी भी विषय पर बहुत सारी मल्टी डिसिप्लिनरी उन्हें सब पढ़ने को मिले। बहुत अच्छा इसके अंदर है। मैं विस्तार से इस पर नहीं जा रही हूँ नई शिक्षा नीति पर। इसके अलावा जो बीएसएफ का अधिकार है, अधिकार क्षेत्र असम, पश्चिम बंगाल और पंजाब में, इन राज्यों में से बिना परामर्श किए विस्तारित कर दिया गया। तो इन राज्यों ने भी आपत्ति दर्ज की है। देखिए, देश की एकता अखंडता हमारे लिए सबसे पहले है। इसके अलावा कोविड-19 की वजह से भी देश में जो संघात्मक शासन है उसको थोड़ी सी क्षति पहुंची है और उससे संबंधित जो पहलू हैं, जैसे परीक्षण जो सेट हैं उनकी खरीद, टीकाकरण, आपदा प्रबंधन अधिनियम इसका उपयोग है और राष्ट्रीय लॉकडाउन है, इसमें राज्यों को थोड़ी सी उनकी जो कहें कि स्वायत्तता है वो सीमित हुई है। देखिए स्टूडेंट, लेकिन ये एक वैश्विक महामारी थी और केंद्र को उस समय बहुत ही ये कहें कि बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभानी थी और राज्य भी इसके लिए पूरी तरह तैयार नहीं थे और इसका चूंकि केंद्र की पूरी तैयारी नहीं थी, इस तरह का आरोप केंद्र पर लगाया गया और राज्य सूची जो है वो स्वास्थ्य में है, मतलब राज्य सूची में स्वास्थ्य विषय राज्य सूची का है, तो राज्य के क्षेत्र में थोड़ा सा उल्लंघन केंद्र ने किया है, लेकिन उस समय केंद्र के लिए आवश्यक था और राज्यों को भी इसका करना चाहिए था पूरा इंतजाम, लेकिन राज्यों ने उतनी भूमिका अदा नहीं की। तो कोविड-19 की वजह से भी राज्यों के समक्ष एक चुनौती खड़ी हो गई थी। अब भारत में जो स्वस्थ संघवाद है उसके लिए क्या सुझाव हो सकते हैं कि भारत में संघवाद का अच्छा व्यवस्था संघवाद की बनी रहे। एक तो यह है कि जो अधिकार हैं, संघीय अधिकार, राज्यों को उनके हड़पने की जो कोशिश करने वाले हैं उनको उस कोशिश को समाप्त करना चाहिए, यानी संघ अपना काम करे और राज्य अपना कार्य करे और आवश्यक होने पर ही केंद्र जो है वो राज्यों में अपना हस्तक्षेप करे। इसके अलावा अंतर्राज्यीय संबंध है वो मजबूत बने और संघवाद के जो व्यवस्थाएं उन पर प्रॉपर ध्यान दिया जाए और केंद्र द्वारा जो प्रस्तुत परामर्श प्रक्रियाएं हैं उसमें राज्य अच्छी तरह से अपने जवाब तैयार करें। ठीक है, यदि कोई कोई उन्हें लगती है अपनी बातें कि ये बात केंद्र की गलत है या ये बात राज्यों को रखनी चाहिए, राज्यों में होना चाहिए, तो उन्हें अपने जवाब तैयार रखने चाहिए। सामान्य काल में भी मुख्यमंत्रियों को नियमित संरचना के लिए एक मंच का निर्माण करना चाहिए। देखिए, आपस में सब मंत्री जो मुख्यमंत्री हैं वो भी अपना सम्मेलन कर सकते हैं और अपनी जो भी समस्याएं हैं उनको सामने रख सकते हैं। इसके अलावा संघवाद में संतुलन के साथ सुधारों को लागू करना चाहिए कि राज्य की स्वायत्तता भी बनी रहे और केंद्र पूरे देश में सुधार भी करे। ऐसा नहीं है कि सुधारों के नाम पर केंद्र जो है राज्यों में अपना हस्तक्षेप करे। इसके अलावा जो नीतिगत मुद्दे हैं केंद्र और राज्यों के बीच, तो राजनीतिक सद्भावना विकसित होती रहे, इसके लिए अंतर्राज्यीय जो परिषद है वो भी अपना कार्य उचित रूप से करती रहे, उसका क्षेत्र भी निश्चित होना चाहिए। तो स्टूडेंट, कुछ सुझाव हैं जिनके जरिए केंद्र और राज्य अपने संबंधों को स्वस्थ बनाए रखें, तो वह देश के हित में होता है और देश की एकता अखंडता पहले है, ना कि राज्यों की स्वायत्तता या केंद्र की राज्यों पर कोई व्यवस्था को थोपा जाना। तो हम आशा करते हैं कि हमारे देश की एकता और अखंडता हमेशा अक्षुण्ण रहे। हो सकता है इसके लिए राज्यों को थोड़ी अपनी स्वायत्तता ये कहें कि बलिदान करनी पड़े, लेकिन देश की एकता, राष्ट्रीय हित हमारे यहाँ सबसे पहले है और यही हमारे संविधान निर्माताओं ने सोचा और इसलिए हमारे देश की जो संघात्मक व्यवस्था है उसको संघात्मक के साथ में ही कुछ एकात्मक लक्षणों को भी उसमें स्थान देने का
प्रयास किया है। तो आशा है स्टूडेंट मेरा आज का ये वीडियो आपको पसंद आया होगा और अब मिलते हैं हम अगले वीडियो में। संघात्मक व्यवस्था के मेरे जो वीडियोस हैं वो यहाँ पर समाप्त हो गए हैं और आपकी जो भी क्वेरीज हैं वो आप कमेंट सेक्शन में लिखिएगा और मेरे चैनल पॉलिटिकल साइंस फॉर कॉलेज स्टूडेंट को सब्सक्राइब करिए। इसके अलावा और भी मेरे वीडियोस हैं, आप उन्हें निरंतर देखिए और आपको यदि किसी विषय पर वीडियो चाहिए, आपको कोई भी क्वेरी आपकी है तो वो आप मुझे ज़रूर कमेंट में सेक्शन में लिखिए। और मिलते हैं अगले वीडियो में भारत में संविधान में संशोधन की प्रक्रिया। तब तक के लिए धन्यवाद।